क्या हालचाल बच्चों। आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे। आज हम सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ का यूनिट 4 कवर करने वाले हैं। यूनिट 4 से जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाला है सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑलरेडी हम यूनिट 1, 2 एंड 3 कवर कर लिए हैं। अपने इस चैनल पर जाके ज़रूर एक बार देखिएगा। आज हम यूनिट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये एमसीक्यू वाला पेपर है। ओके, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ टिक मारना है, इस तरह गोल गोल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके, और ये पीडीएफ देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। तो यूनिट 1 हम कवर कर लिए हैं, यूनिट 2 भी कवर कर लिए हैं, यूनिट 3 भी कवर है। आज यूनिट 4 की बारी है। तो एक बार सभी मिलके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आइए चलते हैं। यूनिट 4 हमारा कहाँ है देख सकते हो, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। ओके, अरे अरे भाई, हाँ देखता हूँ यहाँ शायद मिल जाए। तो कुछ मिनट आप वेट कीजिए, ज़्यादा नहीं। चलिए आगे वेट नहीं करना होगा अब। चलिए देखिए, यूनिट 4 में हमको क्या पढ़ना है, अल्टरनेटिव्स टू डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी मतलब आप लोग को पता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र अगर हमें नहीं चाहिए तो लोकतंत्र के अलावा और क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो पर हम जानेंगे कि अल्टरनेटिव क्या है डेमोक्रेसी का। ओके, तो ये जो पीडीएफ है हमारा टोटल 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जनरल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जो पेपर है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपके पास हो तो आप 9 रुपये, मात्र 9 रुपये पेमेंट करके ये पीडीएफ अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। मात्र 9 रुपये आपको भेजना है और ये पीडीएफ आपका हो जाएगा। मैं आपको भेजने के लिए रेडी हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि आपका मैसेज कब आएगा। जैसे आपका मैसेज आएगा मैं आपको दे दूँगा। मात्र 9 रुपये, 9 रुपये का प्राइस अभी कुछ नहीं है, ना के बराबर है। फिर भी मैं जो कि आप लोग को दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है अधिनायकवाद। क्या अधिनायकवाद शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। अधिनायकवाद शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है उसमें अगर कोई भी ऑप्शन सबसे बड़ा दिखे तो उसी ऑप्शन को आप टिक मारिएगा। ओके, ये आप लोग का यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रू है कि जब भी कोई ऑप्शन सबसे बड़ा दिखे तो हमें उसी को टिक मारना है। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा सबसे बड़ा दिख रहा था और यही इसका सही आंसर है। इस पीडीएफ की खास बात यह है कि जब ये आपके पास रहेगा तो रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन के जस्ट नीचे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो रिवीजन करने में आप लोग को आसानी होगी। क्वेश्चन फिर आंसर। ओके, तो आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए। वीडियो पर जितना भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर, ताकि मैं आप लोग को ये पीडीएफ दे सकूं। मेरे पास रह के ये क्या करेगा बताइए। तो अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग का बढ़िया नंबर आएगा। चलिए, अधिनायकवाद शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण होता है और राजनीतिक विरोध का दमन होता है। ओके, राजनीतिक विरोध का दमन, दमन का मतलब खत्म करना। अगला क्वेश्चन है स्टीवन लेविस्की। ओके, स्टीवन लेविस्की और डेनियल बिल जी ब्लाह, अंग्रेज नाम है, जिबलाट द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हाउ डेमोक्रेसी डाई, यानी डेमोक्रेसी कैसे मर रहा है, का मुख्य विषय क्या है। तो 2 व्यक्ति नाम याद रखिएगा, स्टीवन और डेनियल। इसने जो पुस्तक लिखा है हाउ डेमोक्रेसी डाई, इसका मुख्य विषय क्या है। तो अगेन देखिए, ऑप्शन ए बहुत ही लंबा है तो इसी को आप लोग टिक मारिएगा। इसमें क्या लिखा है कि आधुनिक समय में लोकतंत्र का पतन सैन्य तत्कापलट से नहीं बल्कि चुने हुए नेताओं द्वारा धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने से होता है। यस, एकदम 100% बात कहा है। पहले लोकतंत्र का पतन होता था सैन्य तत्कापलट से, बट अभी हमारे द्वारा चुने गए नेता ही लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। यस और नो, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक बार ज़रूर यस लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच, अधिनायकवाद राज्यों में मीडिया और प्रेस की क्या स्थिति होती है। तो इसमें पूर्ण सेंसरशिप और राज्य द्वारा कड़ा नियंत्रण होता है। ओके, तो
इसमें सेंसर लगाया जाता है, मतलब सरकार जो भी चाहे उसको बंद कर सकती है। सरकार मतलब जो चाहे वही दिखाएगी। गोदी मीडिया आप लोग नाम सुन रहे हैं अभी, क्योंकि वो मोदी के अनुसार ही चल रही है। मोदी के हरकतों को नहीं दिखाती है, सिर्फ हर समय मोदी 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 ने ये किया वो किया, लेकिन गलतियों को नहीं दिखाता है। यही है मोदी मीडिया की गोदी मीडिया। अगला है हाउ जो डेमोक्रेटिस डाई है, ये पुस्तक किसने लिखा था? 2 व्यक्ति ने लिखा था। ओके, के अनुसार लोकतंत्र के पतन का सबसे पहला और प्राथमिक यानी प्रायोरिटी लक्षण क्या है? तो सत्ता में बैठे नेताओं द्वारा लोकतांत्रिक मानदंडों जो नियम कानून है उसका अवहेलना करना। नियम कानून का अवहेलना करते हैं ऊपर बैठे हुए नेता लोग। जब किसी देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार धीरे धीरे संविधान और संस्था को कमजोर करके अधिनायकवाद बन जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक क्षरण, यानी लोकतांत्रिक जो है उसका एरोजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, कम हो रहा है। क्षरण का मतलब कम होना। अगला है उत्तर कोरिया किस प्रकार के शासन तंत्र का सबसे उग्र और प्रत्यक्ष उदाहरण है? तो उत्तर कोरिया आप लोग जानते हैं ये निरंकुश और सर्वाधिकारिकवादी शासन व्यवस्था है। ओके, मतलब यहाँ का जो नेता है जिसको आप लोग शायद जानते होंगे, जिसका हेयर कटिंग सबसे अजीब है, सिर्फ ऊपर में रखता है, साइड साइड में एकदम छील देता है, तो वहाँ उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर कोई गया तो उसका जान गया। ओके, तो वो निरंकुशवाद है और सर्वाधिकारवादी है। ओके, अगला क्वेश्चन है अधिनायकवादी शासन में नागरिकों के जीवन पर सरकार का कितना प्रभाव होता है? तो व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर अत्यधिक और पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार जो चाहे वो आपसे करवा सकती है। थाली बजाओ, थाली बजाएंगे। अगला क्वेश्चन है लेविस्की और जिबलाट के अनुसार लोकतंत्र को जीवित रखने वाले 2 अनलिखित मानदंड कौन से हैं? तो एक है पारंपरिक सहनशीलता और संस्थागत संयम। क्या संयम? यानी शांत हो जाओ, ऑल इज वेल, वही है संयम। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक सहनशीलता का लोकतांत्रिक संदर्भ में क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानने के बजाय वेद और न्याय संगत विरोधी स्वीकार करना। ओके, उसको दुश्मन हम नहीं मानेंगे बल्कि उसको वेद और न्याय संगत विरोधी स्वीकार करेंगे। यही होता है क्या? पारस्परिक सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच, जब कोई शासक अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए अदालतों, पुलिस या फिर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं संस्थानों का राजनीतिकरण हो गया है, यानी ऊपर से कंट्रोल है और अस्त्र के रूप में प्रयोग। क्या? अस्त्र के रूप में प्रयोग। 10 नंबर क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो एक बार 10 लिखिएगा। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं रियली बता रहा हूँ, मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। ये जो चैनल है इसको मैं पूरी तरह से बंद कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का हेल्प हो, और अगर आप ही सपोर्ट ना करेंगे तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँ बताइए? ये मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? आप ही को तो पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ लिख के पार हो गया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँ तो जो जो चीज़ मैं आप लोग को कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ वो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस आप देखिए वीडियो, यही बहुत है हमारे लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि झारखंड के बच्चे बिगड़े। झारखंड का शिक्षा व्यवस्था काफ़ी घटिया है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो इसे सुधारना आप ही को है, और आप जब पढ़े लिखे होंगे तभी ये सुधरेगा, अन्यथा फिर ये बर्बाद होता जाएगा। अगला है अधिनायकवाद शासन व्यवस्था में चुनाव प्राय किस उद्देश्य से कराया जाता है? इसमें हमें चुनाव देखने को मिलता है, अधिनायकवाद में हमें चुनाव देखने को मिलता है, लेकिन किस उद्देश्य से किया जाता है? शासन को वैध दिखाने के लिए, और औपचारिक या फिर धांधली से भरे चुनाव यहाँ हमें देखने को मिलता है। फिलहाल हमें इंडिया में अधिनायकवाद ही देखने को मिल रहा है। यस और नो? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ अधिनायकवाद एक बार नीचे कमेंट कीजिएगा, अधिनायकवाद। क्योंकि यहाँ जो मोदी सरकार है ना, ये पूरी तरह से नियंत्रण में सबको कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर जितना भी संस्था है सबको नियंत्रण कर रहा है। और यहाँ चुनाव होता है बट
सिर्फ दिखावे का चुनाव होता है और चुनाव में धांधली भी आप लोग को देखने को मिलता है। अगला है मजबूत नेता की छवि का सहारा लेकर लोकतंत्र को अंदर से कमजोर करने वाली राजनीति को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं अधिनायकवादी जनसत्तावाद। क्या? अधिनायकवादी जनसत्तावाद। ये सब शब्द जो है ना, ये आप लोग को फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को लगेगा, बट जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप लोग को अच्छा लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, चीन में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान है? चीन में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान है? तो चीन में हमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एकदलीय अधिनायकवादी शासन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पतन का एक प्रमुख लक्षण रेफरी को वश में करना ओके माना जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? रेफरी को वश में करना। अच्छा, रेफरी मतलब जानते हैं, फुटबॉल खेल में जो रेफरी होता है, जो दोनों ओर को नियंत्रित करता है, वो होता है रेफरी। तो रेफरी को वश में करना, ये आखिर क्या होता है? तो ये है न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों जैसी संस्था, जो स्वतंत्र संस्थाएं, उस पर निष्पक्षता समाप्त कर अपनी नियंत्रण स्थापित करना। यही है रेफरी को वश में करना, यानी अपने कंट्रोल में करना। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी। क्या? अधिनायकवादी देशों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अस्पष्टताओं के साथ सामान्यतः क्या किया जाता है? तो उन लोगों को उत्पीड़न दिया जाता है, उन लोग को जेल भेजा जाता है, या फिर देश निकाला जाता है, देश से उसको निकाला जाता है, या फिर उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो आप लोग देखिएगा, मानव अधिकार आयोग होता है जो मानवों की अधिकारों का हनन होने पर आवाज़ उठाता है। अगर किसी देश में हमें अधिनायकवादी देखने को मिलता है, यानी वो देश हमारा अधिनायकवादी हो गया है, तो उस प्रकार के लोगों को उत्पीड़न किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, या फिर देश से बाहर निकाला जाता है, या आवाज़ को दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में लोकतंत्र के खतरे में होने का कौन सा सांस्कृतिक या फिर सामाजिक संकेत है? तो समाज में अत्यधिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है और हम बनाम वे, यानी हम और वे की भावना यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, आप लोग को मज़ा आ रहा है? क्लास मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए एक बार। नहीं आ रहा है तो हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लगता तो ज़रूर एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। ओके, आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी टाइम इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ें, देखें, ताकि आपका भी लाइफ बन सके। अगला है संस्थागत संयम। क्या? संयम का क्या तात्पर्य है? देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया पहला क्वेश्चन में ही कि जो ऑप्शन सबसे लंबा दिखे वही करेक्ट होता है। तो इसमें क्या लिखा? नेताओं द्वारा कानूनी रूप से मिली शक्तियों का प्रयोग करते समय आत्मसंयम बरतना, ताकि लोकतांत्रिक संतुलन बना रहे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इटली में मुसोलिनी। क्या? मुसोलिनी और जर्मन एक देश है, जर्मन। ओके, जर्मनी में हिटलर का सत्ता में आना लोकतंत्र के किस प्रकार के पतन का उदाहरण है? तो अगेन ऑप्शन ए में जाएंगे, क्योंकि ये लंबा दिख रहा है ना। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके सत्ता में आना और फिर लोकतंत्र को समाप्त करना। तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से वो सत्ता में आया, और सत्ता में आने के बाद वो लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया। ओके, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, मुसोलिनी। क्या? मुसोलिनी और हिटलर। हिटलर को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा हिटलर हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का प्रारूप प्राय कैसा होता है? तो यहाँ जो हमारा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था होता है, ये राज्य या शासक वर्ग के करीबी क्रोनी पूंजीपतियों का अत्यधिक नियंत्रण होता है। जैसे हमारे अडानी, मुकेश अंबानी, इसी के ऊपर हमारा अर्थव्यवस्था निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के क्रमिक विनाश को कभी कभी किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक ब्लैक आधा स्क्लाइंड। ओके, ब्लैक स्क्लाइंड, या फिर
क्रेटाइजेशन, क्या ऑटोक्रेटाइजेशन। अगला क्वेश्चन है अधिनायकवादी शासन प्रणाली में नागरिक समाज और एनजीओ की स्थिति क्या होती है। तो एनजीओ का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की तरह काम करता है बट वो गवर्नमेंट नहीं होता है, मतलब अपने पैसा को लोगों पर खर्च करता है, परोपकारी जिससे हम कहते हैं, लोगों का हेल्प करने वालों को एनजीओ कहते हैं। तो इसकी स्थिति हमें कैसा देखने को मिलता है अधिनायकवादी शासन प्रणाली में, उन पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं और हो सके तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो जो सिविल सोसाइटीज़ होता है, नागरिक समाज होता है, एनजीओ होता है, उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है क्योंकि वो नागरिकों के लिए काम कर रहा है, और अगर नागरिकों के लिए काम कर रहा है तो नागरिक उसी को वोट देगा, इसीलिए उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है या फिर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि एनजीओ ये नहीं है, ये आपको धोखा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक निरंकुश शासन अपने शासक को बनाए रखने के लिए पारंपरिक सैन्य तख्तापलट के स्थान पर मुख्य रूप से किसका सहारा लेता है। तो वो कानूनी संशोधन, मीडिया नियंत्रण करता है और न्यायपालिका में अपने वफादारों की नियुक्ति करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे बीच लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए स्वतंत्र प्रेस को क्यों अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि यह सरकार की कमियों को उजागर करती है और सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेही बनाती है। ओके, तो जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है, जनता को बताइए कि आपने ये क्यों किया। ओके, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, अनिवार्य किया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता को अनिवार्य किया जाता है, प्रेस को कभी दबाया नहीं जाता है। आप देखिएगा प्रेस मीडिया वाला जब भी कहीं घुस जाता है ना तो उसको हटाने का कोई मतलब सवाल ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि उसको हटा दें यहाँ से, क्योंकि प्रेस वाले को कोई छू नहीं सकता है। अगला है लेविस्की और जिबलाट द्वारा दिए गए संदेहास्पद अधिनायकवादी नेताओं के 4 परीक्षण लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यूनिट 4 से क्वेश्चन बने तो यहीं से बनेगा। इसमें आपको याद रखना है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन है किसी देश में लोकतंत्र के पतन को रोकने का सबसे प्रभावी हथियार क्या माना जाता है। तो लोकतंत्र का मान लीजिए कहीं पतन हो रहा है तो उसको रोकना है तो सबसे प्रभावी हथियार क्या होगा, जागरूक नागरिक होना चाहिए, मजबूत वो स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए एवं जीवंत विपक्ष होना चाहिए, जीवंत। ओके, जैसे हमारे राहुल गांधी अभी जीवंत थे, वो मोदी के हर कार्य पर बाधा डालते हैं। ओके, और यहाँ के नागरिक भी अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। आप जागरूक हुए हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है अधिनायकवाद और सर्वाधिकवाद में मुख्य अंतर क्या है। तो सर्वाधिकवाद जो है इसमें नागरिकों के व्यक्तिगत और निजी जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि अधिनायकवाद मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वाधिकवाद। ओके, ये केवल जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और अधिनायकवाद राजनीतिक सत्ता पर। अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक युग में लोकतांत्रिक संस्थानों के पतन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक इरोजन, इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, यानी लोकतांत्रिक पतन। अगला क्वेश्चन है अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो न्यायाधीशों की निष्पक्षता होती है, जो कि एकदम इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, बीच में रख के बात करता है, तो वो समाप्त कर दिया जाता है और उन्हें सत्ता के प्रति वफादार बनाया जाता है। सत्ता के प्रति यानी सरकार के प्रति वफादार, सरकार का बुराई वो कभी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच स्टीवन वेलेंस्की और डेनियल जिबलाट के अनुसार राजनीतिक दलों का मुख्य लोकतांत्रिक कार्य गेट कीपिंग क्या है। ये जो गेट कीपिंग है इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों वाले नेताओं को पार्टी का उम्मीदवार बनाने से रोकना। जब पता चल जाए कि ये नेता लोकतंत्र को खराब कर देगा तो उसको पार्टी में शामिल होने नहीं दिया जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा सैन्य तानाशाही शासन का क्या अर्थ है। इसमें सैन्य बलों के अधिकारों का समूह
जो तत्कापलट करके सरकार चलाता है वही होता है सैन्य तानाशाही। अगला क्वेश्चन है, जब कोई अधिनायकवादी शासन जनता के ध्यान को भटकाने के लिए काल्पनिक और वास्तविक बाहरी दुश्मनों का भय दिखाता है तो इस राजनीति को क्या कहा जाता है? तो इस रणनीति को हम कहते हैं भय की रणनीति। ओके, ध्यान भटकाने के लिए काल्पनिक और वास्तविक बाहरी दुश्मनों का भय दिखाना, तो भय राजनीतिक होगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में 2021 में हुए तत्कापलट के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वहाँ सैन्य अधिनायकवाद स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डेमोक्रेटिस डाई के अनुसार, एक पुस्तक था जो कि 2 आदमी ने मिल के लिखा था, उसके अनुसार राजनीतिक ध्रुवीकरण लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है? तो क्योंकि यह राजनीतिक दलों के बीच आपसी समझौते और संस्थागत संयम को समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी राज्यों में सूचना प्रवाह को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो स्टेट मीडिया के एकाधिकार, इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया जाता है और स्वतंत्र पत्रकारों की गिरफ्तारी कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड रिजीम यानी मिश्रित शासन का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होता है ऐसा व्यवस्था जहां लोकतंत्र के औपचारिक रूप जैसे चुनाव मजबूत हो जाते हैं लेकिन वास्तव में अधिनायकवादी उसमें नियंत्रण करते हैं। तो चुनाव तो हमें देखने को मिलता है बट चुनाव नाम मात्र का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी देश में लोकतंत्र के पतन के दौरान कानून के शासन का स्थान कौन सा सिद्धांत ले लेता है? इसमें कानून द्वारा शासन जो होता है ये ले लेता है। ओके, यानी शासक द्वारा अपनी इच्छा थोपने के लिए कानून का उपयोग करता है। बोलेगा कि नहीं, 4 आदमी चालान 4 आदमी हेलमेट पहन के आओ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। हेलमेट पहनने से जो हमारा सिर है ये भारी भारी हो जाता है और थक भी जाते हैं। आपका क्या विचार है एक बार ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अधिनायकवादी शासन में एकेडमिक स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? एकेडमिक स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और जो हमारा शोधकर्ता है उस पर वैचारिक नियंत्रण और सेंसरशिप आ जाता है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये पूरा जो यूनिट है हमारा ये लोकतंत्र के हनन पर बना हुआ है। यस और नो? अगला क्वेश्चन है, अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बस ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलेगा, आप ही का रहेगा, आपके अलावा किसी का नहीं होगा। संवैधानिक तत्कापलट से क्या तात्पर्य है? इसमें संविधान में कानूनी रूप से संशोधित करके लोकतांत्रिक शक्तियों और संस्थानों को क्या लिखा है, सप्रभावी बनाई जाती है। ओके, बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक्चुअल में मुझे पढ़ाने का और मेरा मन उतना नहीं कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस को उतना देखते नहीं हैं। यस और नो? अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस समय हमारे इस वीडियो पर कितना व्यूज़ है बताइए तो? कितना हो सकता है? मुझे जहाँ तक लगता है 50+ तो नहीं होगा। एक बार आप लोग ज़रूर नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो व्यूज़ कितना है, प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में व्लादिमीर पुतिन का शासन किस प्रकार की शासन व्यवस्था का उदाहरण है? तो प्रतिस्पर्धी अधिनायकवाद। क्या प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव, इसी को जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम कोई, अच्छा कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में आप लोग जानते हैं तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? कंपटीशन को उसको करते हैं प्रतिस्पर्धा। क्या? प्रतिस्पर्धा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई सत्तावादी नेता स्वतंत्र मीडिया को जनता का दुश्मन करार देता है तो इसका क्या उद्देश्य होता है? मीडिया की विश्वसनीयता को गिराना ताकि सरकार दाव पर सवाल ना उठाए। ओके, बोला कि मीडिया है गंदा है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं।
और मैं चाहता हूँ ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन का PDF है ये आपके पास हो, और ये मात्र और मात्र 9 रुपये में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आपको मैसेज करना है, मैं आप लोग को देने के लिए एक्टिव हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका मैसेज का। जैसे आपका मैसेज आएगा मैं आपको दे दूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ओलिक्रेसी आधारित अधिनायकवादी में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती है? तो धनी व्यक्ति और शक्तिशाली अभिजात वर्गों के कुछ समूह के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को बचाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक सांविधिक सुरक्षा कवच किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका जो कि स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और मजबूत संस्थागत मानदंड। ओके, अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी व्यवस्था में विपक्ष की स्थिति कैसी होती है? विपक्ष की स्थिति कैसी होती है? तो उन्हें खंडित किया जाता है, कमज़ोर या वैध घोषित करके उन्हें उनके नेता को जेल में डाल दिया जाता है। यार ये पढ़ने के बाद हमें मोदी सरकार का याद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सदी में लोकतंत्र का पतन 20वीं सदी में किस प्रकार भिन्न है? ओके, तो ऑप्शन ए लंबा चौड़ा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, बेलारूस एक देश में अलेक्जेंडर लुकाशेंको के शासन को विश्लेषक किस श्रेणी में रखते हैं? विश्लेषक जो है, विश्लेषक मतलब जो राजनीति के अच्छा विश्लेषक है वो उसको किस श्रेणी में रखते हैं? वो है हमारा अधिनायकवादी तानाशाही। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो कि हमें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवाद के अंतर्गत नागरिक समाज का दमन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बड़े पंजीकरण कानून जो होता है, और जो हमारा गैर सरकारी संगठन है इस पर तालाबंदी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई शासक देश के संविधान में कार्यकाल की सीमा को समाप्त कर देता है तो उसे क्या, तो यह किस बात का सूचक होता है? तो ये सत्ता में अनिश्चित काल तक बने रहने और अधिनायकवाद की ओर बढ़ना। मतलब सरकार कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। 5 साल के बाद भी वो कुर्सी छोड़ नहीं रहा है, तो ये अनिश्चित काल तक जो कि अपने आप को रखना चाहता है और अधिनायकवाद बनना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति पूजा की किस शासन व्यवस्था की पहचान है? व्यक्ति पूजा। ओके, तो ये तानाशाही और अधिनायकवादी शासन का है। तो मतलब यूनिट 4 मतलब देखिए ना, यूनिट 4 जो है ना ये आप लोग का केवल और केवल तानाशाही अधिनायकवाद इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पतन का एक मुख्य लक्षण असहमति का अपराधीकरण है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है सरकार की नीतियों का विरोध करना, आलोचना करने वाले को राष्ट्र विरोधी या फिर अपराधी ठहराया जाता है। राष्ट्र विरोधी, अगर कोई सरकार के कामों का विरोध करता है, उसको आलोचना करता है, तो उसको फिर देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी या फिर अपराधी ठहराया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। किसी भी समाज को अधिनायकवाद में बदलने से रोकने के लिए सबसे पहली रक्षा पंक्ति क्या है? जागरूक, निडर और अधिकारों के प्रति सचेत नागरिक। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग 50 नंबर तक पहुंच गए हैं, और अगर अभी तक आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बहुत छोटा चैनल है और आप ही से ये चैनल एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है मेरा आप ही लोगों के बदौलत, तो 1 लाख कराइए जल्दी। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी राज्यों में नागरिकों की गोपनीयता के अधिकार की क्या स्थिति होती है? इसका सही आंसर अगेन ऑप्शन ए होगा। नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन, फ़ोन कॉल, इंटरनेट गतिविधियों पर राज्य द्वारा व्यापक निगरानी रखी जाती है कि नहीं सरकार के द्वारा? येस और नो? बहुत मस्त यूनिट है ये। हाँ, हाउ डेमोक्रेटिस डाई के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा अलोकतांत्रिक नेताओं को सामान्य चुनाव में उतारने से रोकने में विफल होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य धारा में दलों का कमज़ोर होना और अल्पावधि के
लाभ के लिए ऐसे नेताओं के साथ समझौता करना। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में आपातकाल का बार बार या अनुचित प्रयोग लोकतंत्र को कैसा प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा, यह नागरिक अधिकारों को निलंबित करता है और कार्यपालिका को सीमित करता है, अधिनायकवादी शक्तियां प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला में ऊगो चावेज, एक व्यक्ति है ऊगो चावेज, और निकोलस मादुरो के शासनकाल में लोकतंत्र का पतन किस प्रकार हुआ? तो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे संविधान, अदालतों और अर्थव्यवस्था पर वह नियंत्रण स्थापित कर लिया। अच्छा, इस वीडियो को देखने वाले जितना भी स्टूडेंट है वो या तो बोकारो से हैं या फिर धनबाद से हैं। ओके, यस और नो? एक बार हमें कमेंट करके बताइए, या तो आप बोकारो से या फिर धनबाद से हैं। मान लीजिए मैं कभी अगर चुनाव लड़ता हूँ तो क्या आप हमें वोट देंगे? ये मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, क्या आप हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे? तो आप ही लोग हमें जो कि जिताएंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ अपने से और आप लोगों से कि मुझे जिताने वाले आप ही लोग होंगे। तो अभी से जो कि मैं धीरे धीरे पहचान बना रहा हूँ आप लोगों तक, तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब के साथ वोट भी दीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिनायकवादी व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा का क्या होता है? इसे या तो समाप्त कर दिया जाता है या अदालतों पर दबाव डालकर निष्प्रभावी बना दिया जाता है। निष्प्रभावी यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। निष्प्रभाव का मतलब होता है क्या? इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। लोकतंत्र के विनाश में नेपोटिज्म और क्रोनिज्म का क्या योगदान होता है? योग्यता के स्थान पर शासक के रिश्तेदारों का आ जाना और वफादार सहयोगों को प्रमुख संवैधानिक पदों पर बिठाना। यही तो सरकार अभी कर रही है। चुनाव जीत जा रही है, उसके बाद चुनाव के बाद जो होता है वो देखने लायक होता है। प्रमुख संवैधानिक पदों पर अपने रिश्तेदारों को बैठाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंगरी में विक्टर ओरबान द्वारा स्थापित शासन मॉडल को राजनीतिक वैज्ञानिक किस नाम से पुकारते हैं? राजनीतिक जो वैज्ञानिक है ये किस नाम से पुकारता है? उसको कहते हैं इलिबरल डेमोक्रेसी, यानी अउदारवादी लोकतंत्र। हिंदी को ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश को छोड़िएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हिंदी ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा, क्या था ऊपर में अउदारवादी की मुख्य विशेषता क्या है? अउदारवादी, इसका मतलब क्या होता है? अउदारवादी की मुख्य विशेषता क्या है? तो चुनाव नियमित रूप से होते हैं, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी और कानून के शासन का यहाँ पे अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई सरकार चुनाव जीतने के लिए राज्य के संसाधनों, जो संसाधन है यानी सोर्सेस, जैसे सरकारी धन, सरकारी मीडिया और प्रशासनिक मशीनरी, इन संसाधनों का अपने हित में उपयोग करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं चुनावी मैदान को असंतुलित करना। क्या? चुनावी मैदान को असंतुलित करना। 60 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अधिन्यायवादी राज्य में राष्ट्रीयवाद का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अति राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देकर विरोधियों को देशद्रोही साबित करना। ओके, अति राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर विरोधियों को, जो विरोध करता है कि हमारा राष्ट्र का बर्बाद मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो उन सबको देशद्रोही ठहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को बचाने के लिए संस्थागत संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सरकार के किसी भी एक अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका को क्या कर देती है? निरंकुश बनाने से रोकती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक क्षरण यानी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है ये समाप्त हो रहा है, इसी को हम कहते हैं संवैधानिक क्षरण की प्रक्रिया में क्या होता है? संविधान के ऐसे छोटे छोटे संशोधन किए जाते हैं जो ऊपर से कानून दिखाई देते हैं लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य तख्तापलट के बाद सामान्यतः सबसे पहला कदम क्या उठाया जाता है? तो
संविधान को निलंबित कर दिया जाता है, यानी संविधान के अनुसार नहीं चलेगा, और संसद को भंग कर दिया जाता है, और साथ ही कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो देखिए ये दिन दूर नहीं जब भारत में ये चीज़ होगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में रेसेप तय्यप एर्दोगान, ओके, नाम भी कैसा कैसा है, एर्दोगान के शासन के दौरान लोकतांत्रिक मानदंडों का पतन किस घटना के बाद तेजी से हुआ? तो 2016 के असफल तख्तापलट के प्रयास के बाद विपक्ष और मीडिया पर व्यापक कार्रवाई से। अगला क्वेश्चन है, हाउ डेमोक्राइज डाई पुस्तक के अनुसार कौन सा व्यवहार दर्शाता है कि कोई नेता लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है? चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दें। मान लीजिए कि एक पार्टी बी है, एक पार्टी ए है, ए ने ज़्यादा वोट लाया, बी ने कम वोट लाया, लेकिन बी ने बोला कि चुनाव गलत हुआ है, तो यहीं से हमारा क्या हो जाता है, लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है। ओके, बोला कि चुनाव गलत हुआ, फिर से चुनाव कराओ, मैं नहीं छोड़ सकता अपना कुर्सी। अगला क्वेश्चन है, अधिन्यायवाद देशों में नागरिक अधिकार समूहों और श्रमिक संघों की क्या स्थिति होती है? उन्हें या तो सरकार द्वारा संचालित संघों में बदल दिया जाता है या प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ओके, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में चुनाव का एकाधिकार कैसे मजबूत करता है? तो अधिन्यायवाद और तानाशाही को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय स्वायत्तता की समाप्ति से क्या आशय है? जब संसद केवल शासक के निर्णयों पर मुहर लगाने वाली संस्था बनकर रह जाए। अगला क्वेश्चन है, ओलिगार्की अधिन्यायवादी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? देश के संसाधन केवल कुछ शक्तिशाली परिवारों या फिर उद्योगपति के हाथों में केंद्रित हो जाता है, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, गौतम अडानी। लोकतांत्रिक पतन के संदर्भ में गेटकीपर्स के रूप में राजनीतिक दलों की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? चरमपंथी और अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति वाले लोक लुभावने नेताओं को मुख्य धारा में आने से रोकना। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश में विपक्षी नेता पर मनगढ़ंत मुकदमे चलाकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो इससे किसका संकेत है? तो ये तानाशाही की ओर बढ़ते कदम और अलोकतांत्रिक आचरण से संबंधित हैं। अगला है, सर्वसत्तावादी राज्य में शिक्षा प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? बच्चों और युवाओं को शासक दल के विचारधारा के अनुकूल ढालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड और हंगरी के उदाहरण से राजनीतिक वैज्ञानिकों के लोकतंत्र के बारे में क्या सीख है? तो स्थापित और प्रतीक होने वाले मजबूत लोकतंत्र भी यदि नागरिक और संस्थाएं हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन हो गया, तर्क ना रहे तो अंदर से कमज़ोर हो सकते हैं। अगला है, अधिनायकवादी शासन में दोषारोपण की राजनीति का क्या उद्देश्य होता है? इसका सही आंसर, सरकारी विफलताओं का दोष किसी विशेष अल्पसंख्यक समूह या विदेशी शक्तियों पर मढ़ना यानी देना। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पतन को रोकने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने, यानी अक्षुण्ण यानी उसको टच नहीं करेंगे, अक्षुण्ण बनाए रखने, जैसा है वैसा ही उसको अक्षुण्ण बनाए रखने और बनाए रखने में नागरिक समाज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सत्ता के दुरुपयोग पर नज़र रखना और मानवाधिकारों की रक्षा करना और जनता को जागरूक बनाना। तो मैं चाहता हूँ जनता को जागरूक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में विस्ट लेवलोअर और असंतुष्टों के प्रति सरकार का क्या रवैया होता है? उन्हें देशद्रोही मानकर कठोर कानूनी और गैर कानूनी सजा देना। मैं चाहता हूं कि ये PDF आपके पास है,
बच्चों देखिए, 9 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। 9 रुपये में क्या ही होगा बताइए, 9 रुपये में क्या ही होगा। अगर इस 9 रुपये से आप इस PDF को खरीद लेंगे ना, तो आप लोग प्रमोट होने से बच जाएंगे। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर है और आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, कहीं नहीं पढ़ाएगा। हाँ, पढ़ाने वाले 2 गो है, तो वो जो कि इधर उधर की बातें करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, आंसर का कोई पता ही नहीं है। मुझे तो उन लोगों को मतलब सोचते ही डर लगता है। मतलब बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है आप लोग को, बस यही है। एक बार मैंने उन लोग का वीडियो देखा, उसके बाद ये चैनल में क्रिएट किया। हाउ डेमोक्राइज डाई के अनुसार लोकतंत्र के विनाश की प्रक्रिया में गेम के नियमों को बदलना से क्या तात्पर्य है। सत्ता में बने रहने के लिए संविधान, चुनाव, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं में मनमाना बदलाव करना। देखिए, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, मेरे जितना भी वीडियो यूट्यूब पर आते हैं, अगर उसको आप फुल वॉच करेंगे ना, तो मैं आप लोग को बहुत कुछ देने वाला हूँ। ये जो PDF है ना, इसको भी मैं फ्री कर दूँगा। फ़िलहाल मुझे यूट्यूब से 1 रुपये की कमाई नहीं हो रही है, इसीलिए मैं 9 रुपये में ये PDF आप लोगों को सेल कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा खासा मेरा व्यूज़ आने लगे तो फिर मैं सब कुछ फ्री कर दूँगा, बस यही बात है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका के स्थान पर किस प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है। तो इसमें हम कमिटेड जुडिशरी यानी शासक वर्ग के प्रति प्रतिबंध न्यायपालिका देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक निरंकुशता का क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है, जहां देश का संविधान कागजों पर मौजूद होता है लेकिन उनके प्रावधानों का उपयोग तानाशाही स्थापित करने के लिए किया जाता है। जब कोई सत्तावादी शासक अपने कमियों को छिपाने के लिए फेक न्यूज़ और प्रोपोगेंडा का सहारा लेता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जनता में भ्रम पैदा करना और सत्य की पहचान को कठिन बनाना, कि सत्य का पहचान तुम कर ही नहीं पाओगे, करके दिखाओ, दम है तो। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में 2013 में मोहम्मद मुर्सी के तख्तापलट के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो वहाँ जनरल अब्दुल फतह अल सीसी का सैन्य तख्तापलट हुआ। ओके, सैन्य तख्तापलट हुआ, जिसको हम अधिनायकवाद भी कहेंगे। अगला है, अधिनायकवाद के तहत समानता के अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वफादारों और सत्ता पक्ष के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं, जबकि आम जनता व विरोधियों से भेदभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पतन का सबसे बड़ा लक्षण सार्वजनिक संवाद का क्षरण है। इसका क्या अर्थ है। तर्कसंगत और सम्मानजनक बहस के स्थान पर गाली गलौज करना, नफरत और व्यक्तिगत हमलों को बढ़ावा मिलना, यही इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कमांड इकोनॉमी प्राय किस प्रकार के अधिनायकवादी राज्यों में पाई जाती है। राज्य मतलब देश, तो सर्वाधिकवादी और साम्यवादी राज्यों में, जैसे USSR सोवियत संघ और उत्तर कोरिया में, इसमें हमें कमांड इकोनॉमी देखने को मिलता है। बोलेगा कि इसका खेती होगा तो इसी का खेती होगा, इसके अलावा और कुछ फसल आप नहीं उगा सकते हैं, यही है कमांड इकोनॉमी। बोलेगा कि केवल और केवल ट्रेन चलेगा, बाइक नहीं चलेगा, तो ट्रेन ही चलेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टीवन लेवेंस्की और डेनियल जिबलाट के अनुसार अमेरिका में लोकतंत्र पर मंडराने वाले खतरों का मुख्य कारण क्या है। अमेरिका में लोकतंत्र पर, ओके, अमेरिका का, तो 2 प्रमुख दलों के बीच बढ़ता अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण और संस्थागत मानदंडों का उल्लंघन। आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी शासन में चुनाव के दौरान गेरीमेंडरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में इस तरह हेरफेर करना कि सत्ताधारी दल की जीत निश्चित हो जाए। ओके, इसी को कहते हैं गेरीमेंडरिंग। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रायोजित हिंसा का अधिनायकवादी में क्या उद्देश्य होता है। इसका सेंसर जनता और
विपक्ष, जो विपक्ष होता है विपक्षी यानी विपक्ष, कार्यकर्ताओं में डर पैदा कर विरोध की संभावना को समाप्त करना। अगर किसी को आप डराएंगे ना तो वो आपके आसपास नहीं दिखेगा, इसलिए डरना नहीं है किसी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किसी लोकतांत्रिक देश में सैनिककरण की प्रवृत्ति बढ़ना किस बात का संकेत है? सैनिककरण, तो इसका क्या संकेत होता है? नागरिक प्रशासन में सेना के हस्तक्षेप और लोकतंत्र में लोकतंत्र के कमज़ोर होने का। तो अगर सेना आ गया है तो सोच लीजिए कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र कमज़ोर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी व्यवस्था में सूचना की स्वतंत्रता का विकल्प क्या होता है? राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत जानकारी ही जनता तक पहुंचती है। ओके, तो राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृति, अगर सरकार चाहे तो ही वो चीज़ जनता तक पहुंचेगा, नहीं तो वो जनता तक नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के पतन में असंतुलित शक्तियाँ से क्या अभिप्राय है? असंतुलित शक्तियाँ, कार्यपालिका द्वारा संसद और कार्यपालिका की उपेक्षा करके अपने अधिकारों की सीमा से अधिक प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्रेटिक लीगलिज्म। ओके, लीगलिज्म का क्या अर्थ है? तानाशाही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानूनों का निर्माण और उसका उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश में विपक्षी दलों के विलय या उनके नेताओं को डरा धमकाकर एक ही दल का सर्वोच्च बना दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एकदलीय या प्रभावी दलीय अधिनायकवाद। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवाद शासक जनता के बीच अपनी छवि को कैसे पेश करता है? राष्ट्र के रक्षक और एकमात्र मसीहा के रूप में जो देश को संकट से बचा सकता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नागरिक अवज्ञा का अधिनायकवादी शासन में क्या स्थान है? अगेन ऑप्शन ए होगा, इससे अवैध गद्दारी और अपराध मानकर पूरी तरह कुचल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र को अंदर से मारने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? तो संस्थागत अविश्वास जो है इसका समाप्त हो जाना। अधिनायकवादी जनसत्तावाद में शासक सीधे जनता से जुड़ने का दावा करते हुए किसका बहिष्कार करते हैं? मध्यस्थ संस्थानों जैसे संसद, स्वतंत्र प्रेस और अदालतों का। ओके, अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश में स्वतंत्र चुनाव कराने वाली संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया का निष्पक्षता समाप्त हो जाए तो लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? चुनाव केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है और लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या स्थिति होती है? स्थानीय निकायों को समाप्त कर दिया जाता है या केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में रख दिया जाता है। अगला है, हाउ डेमोक्रेटिस डाई के निष्कर्षों के अनुसार लोकतंत्र की रक्षा का अंतिम उत्तरदायित्व किस प्रकार है? नागरिक जो है यानी जागरूक नागरिक होना, जिम्मेदार राजनीतिक नेता का होना और निष्पक्ष नागरिक समाज, इसका उत्तरदायी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो आपका जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगला है, अधिनायकवाद और लोकतंत्र के बीच सबसे मौलिक अंतर क्या है? तो लोकतंत्र में सत्ता जो है, सत्ता जनता के पास होती है, सत्ता यानी शक्ति, सत्ता और सरकार जवाबदेही होती है, जबकि अधिनायकवाद में सत्ता शासक के पास होती है, जो सत्ता यानी पावर जो है ये शासक के पास होता है और इसमें जनता के पास होता है। लोकतंत्र में शासक यानी सरकार और जनता अधिकार विहीन होता है, यानी आप अधिकार नहीं मांग सकते हो। अधिकार विहीन यानी आपके पास कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो इसी के साथ हमारा यूनिट जो 4 था, यूनिट 4 ये समाप्त हो गया है और अब हम यूनिट 5 की ओर चलेंगे। यूनिट 5 भी देखिए इसी पीडीएफ में है ना। तो इस पीडीएफ को अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर हो तो मात्र 9 रुपये में इसको
आप ले सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए PDF। मैं आपको PDF देने के लिए रेडी हूँ, बस आपका मैसेज का इंतज़ार है मुझे। ओके। और यूनिट 5 इसका लास्ट है, जो हमारा सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ का जो पेपर है, इसमें मात्र 5 ही यूनिट है और 4 यूनिट हम जो कि कवर कर लिए हैं। एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। यूनिट 1, 2 एंड 3 आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 4 आज हम चर्चा किए और अंतिम जो यूनिट है इसको हम कल चर्चा करेंगे। ओके। अगर आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो 5 यूनिट का एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा मतलब, और जब आप देखेंगे तो बनाया हूँ तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, मतलब देखिए चलिए वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आई होप आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपने 0 से लेकर 1000 तक हमें जो कि सपोर्ट किया है और अब 1 लाख की बारी है। 1 लाख तक आप हमें पहुंचाइए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अनदर वीडियो में। बाय बाय।